नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो नंबर सिस्टम पर हम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक हमने नंबर सिस्टम में हमने जो शुरू किया था वो प्राकृतिक संख्या से शुरू किया था। फिर वास्तविक संख्या पहली क्लास में ही पढ़ी थी, ठीक है। और पूर्णांक पढ़ा था, इंटीजर्स, ठीक है। पूर्ण संख्या भी पढ़ी थी और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ा था। आगे की क्लासेस में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक नए तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने देखा था कि शांत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती थी। अशांत संख्याओं में वो संख्याएं जो आवर्ती, जिनका दशमलव का कुछ संख्या आवर्ती देता था, ठीक है। तो वो जो है शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होते थे, वो भी परिमेय संख्याएं होती थी। लेकिन दोस्तों, जो अशांत आवर्त जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते थे, वो जो है हमारे अपरिमेय संख्याएं होती थी, या जिन्हें हम अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या किसी भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट लेते थे, वो आसानी से हमारा अपरिमेय संख्या बन जाता था। पाई भी उसका एक उदाहरण है। तो यहाँ तक हमने चीजों को पढ़ा था और हमने क्या कुछ सीखा था, एक बार उस पर हम नजर डाल लें। अगर आपको कहा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 2, 4 या 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये अब तक की जितनी क्लासेस हुई हैं उनको आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दो परिमेय संख्याएं अगर दी गई हैं, उनके बीच कुछ अपरिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करें, इसको आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखे। हमने पहचानना सीखा कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सा इंटीजर्स है, कौन सा पूर्णांक है, कौन सा रियल नंबर है, ठीक है। तो वो सारे हमने बेसिक कंसेप्ट को अब तक सीखा। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। दोस्तों, यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि इस टॉपिक से पहले भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो है उसमें कुछ ऐसा है कि उसको बोर्ड पर जो है समझाना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो उसको आप खुद से बुक में आप पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह का प्रयोग करने को कहा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है और बोर्ड पर समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बार बार उसको कोई भी चीज़ हम लिखेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसको चित्र बना करके समझाना होगा। तो उसको आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद एक प्रश्नावली है 1.4, उसमें सिर्फ 2 प्रश्न दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं और एक संख्या रेखा बनाकर उसको वहां पर शो करना है, उसको देखना है, ठीक है। तो उसको आप आपका होमवर्क है वो चैप्टर आप खुद से कीजिए। अगर नहीं आप कर पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है, अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उसका अलग से वीडियो जारी कर देंगे। फिलहाल दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वास्तविक संख्याओं का पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि। ये सब क्या है? ये सब संक्रियाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम रियल नंबर्स लेते हैं, रियल नंबर तो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जितने भी संख्या रेखा पर संख्याएं हैं वो सब अपने आप में क्या है? रियल नंबर है, वो सभी रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए, बात ये है कि अब हम कुछ पिछली कक्षाओं में जो हमने अब तक सीखा था उस पर ध्यान दें। जैसे कि किसी भी संख्या के लिए हम रियल नंबर के लिए या वास्तविक संख्या के लिए हम एक नियम जानते हैं कि वो संख्याएं जो होती है क्रम विनिमय नियम का को फॉलो करती है, साहचर्य नियम को फॉलो करती है, ठीक है। इस तरह से कई नियमों को फॉलो करती है। इसी तरह से दोस्तों, जो आपका परिमेय संख्याएं हैं, आपकी परिमेय संख्याएं भी ऐसे नियमों को फॉलो करती हैं। जैसे अगर दो परिमेय संख्याओं को आप आपस में जोड़ेंगे या आपस में गुणा करेंगे या एक दूसरे का भाग देंगे, तो जो जो उसका आंसर आएगा वो एक संख्या आएगी और वो भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये होता है परिमेय संख्याओं के साथ। लेकिन दोस्तों, अगर कोई अपरिमेय संख्या है और उनका आपस में संक्रिया कराते हैं, जैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, हालांकि ये भी साहचर्य, क्रम विनिमय और ये सारे नियम ये भी फॉलो करेंगे, लेकिन ये हमेशा जो है, जैसे दो का आपने दो अपरिमेय संख्या लिया, जैसे अंडर रूट 2 लिया और अंडर रूट 2 लिया, दोनों का जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका आपस में संक्रिया कराने पर हमेशा
धनात्मक मान ही प्राप्त, सॉरी, हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। जैसा कि हमने कहा कि परिमेय के क्या परिमेय परिमेय वाले मैटर में क्या है कि जैसे दो परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 प्लस 1/3 या 1/2 गुणे 1/3, ठीक है। ये जब आप संक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 6 आता है और यहाँ पर 5 आता है। तो ये 5/6 जो है ये अपने आप में परिमेय संख्या है। गुणा कर दिया, ये बराबर आ गया 1/6, तो ये भी क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि अगर आप √2 प्लस √3 करते हैं, ये देखिए, तो ये जो है √2 प्लस √3 ही रहेगा। ये अपने आप में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, इनका योग भी अपरिमेय है। ये √3 प्लस √3 अगर है, ये बराबर 2√3, ठीक है। ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय धन अपरिमेय बराबर अपरिमेय। लेकिन दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याएं अगर जुड़ती हैं या एक दूसरे से गुणा होती हैं या भाग होती हैं तो अपरिमेय संख्याएं ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, गुणे √2 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये बराबर आ जाएगा 2, तो 2 तो परिमेय संख्या है। तो इसलिए दोस्तों जब अपरिमेय संख्याओं का आपस में संक्रियाएं होती हैं तो वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय हो सकती हैं। ये यहाँ पर बताने का मकसद था। अब दोस्तों देखते हैं इसी पर आधारित एक दो एग्जाम्पल्स, फिर आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। देखिए एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास, और यहाँ पर अगला जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल है कि जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 और 2 + 21 एंड π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं, ठीक है। तो इनको हम नोट कर लेते हैं। डस्टर यहाँ है, देखिए जल्दी से देखते हैं इनको। (7√5) है, दूसरी संख्या क्या है, 7/√5 है, तीसरी संख्या है √2 + 21 और π-2। दोस्तों देखिए इसको अगर जांच करना है तो इनके सारे मानों को लिख करके भी हम जांच कर सकते हैं, लेकिन एक हम आपको सीधा सीधा नियम बता देते हैं। देखिए जांच करने के लिए आप जैसे कि √5 का मान अगर आपको पता है 2.2236 है, ठीक है, तो आप जैसे कि 7 × 2.2236 ... ऐसे लिख सकते हैं और इसके इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आएगा वो भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी उसको आप जांच करेंगे तो उसमें जो है कोई भी चीज आवर्ती नहीं मिलेगी। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग संख्या आएगी कोई, जैसे कि 7 × 6 = 42 के 2 हासिल 4, 7 × 3 = 21, 21 और 4 25, 7 × 14 2, 16 का 6 हासिल 1, 7 × 14 = 15 के 5 हासिल 1, 7 × 9 7 2 9। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 के बाद 6 फिर 5 फिर 2, इस तरह से संख्याएं आ रही हैं, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी अगर कोई भी जो है परिमेय संख्या है, परिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो या भाग हो, तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक। ये बात आप बैठा लीजिए दिमाग में। तो उसी तरह से जैसे √2 + 21 ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया डस्टर, कहाँ गया, वेयर इज द डस्टर। ये आपकी एक्सरसाइज में चलते हैं और जो मुख्य संक्रियाएं हैं उन पर हम बात करते हैं, ठीक है। मुख्य संक्रियाएं हैं जैसे कि कह रहे हैं कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 6√5 को 2√5 से गुणा करना है, ठीक है। 6√5 को गुणे
2√5 है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, क्या √5 का मान लिखेंगे? √5 का मान लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाए थे √2 इंटू √2 बराबर 2 आ गया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू √5 इंटू √5, या इसको एक ही में ऐसे करके लिख दें √5 इंटू 5, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणे ये, इसका मान देखिए 5 आ गया, ये बराबर 12×5 = 60। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 60 आ गई। बहुत ही आसान है और आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही दोस्तों। यहाँ पर इन चीज़ों को हल करने का उद्देश्य करड़ी को सीखना नहीं है, बल्कि सीखने का उद्देश्य ये है कि वास्तविक संख्याओं पर जो भी हम संक्रियाएं कर रहे हैं, कितने तरीके से इसको हम इन संक्रियाओं को कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक और प्रश्न है। 8√15 दिया हुआ है अपान 2√3। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्न में इस तरह से लिखा हुआ है कि 8√15 को 2 इंटू √3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8/2 गुणे ये जो रूट ऊपर और नीचे लगा हुआ है, इनको एक ही रूट के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं 15/3, ठीक है दोस्तों। तो ये बराबर हो जाएगा 2 चौके 8, 4 इंटू 3 5 15, तो रूट में क्या बचा 5, तो √5, ये इसका आंसर है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी हमने अभी तक एग्जाम्पल लिए हैं उनसे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। पहला कि देखिए क्या क्या निष्कर्ष हैं, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया जब हम आपको पहला एग्जाम्पल लगाए थे, ठीक है, उसी से मैं बता दिया था कि अगर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या या उनके बीच गुणा हो, जोड़ हो, भाग हो, ठीक है, तो वो जो है अपरिमेय संख्या ही आती है। दूसरा, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। अगर अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर यानी नॉन जीरो परिमेय संख्या अगर है, यहाँ पर अभी तक जितने भी हम परिमेय संख्या की बात कर रहे थे दोस्तों, नॉन जीरो की बात कर रहे थे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, तब एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब केवल अपरिमेय संख्याओं के बीच संक्रिया करते हैं तो परिणाम में परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है, लेकिन जब परिमेय का परिमेय के साथ करते हैं तो केवल परिमेय संख्याएं ही प्राप्त होती है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले अपने हमारा जो नया टॉपिक है इसी चैप्टर में उसको देखते हैं, ठीक है। तो अभी समय कितना हुआ ये देख लें जरा, एक मिनट हम समय चेक कर लेते हैं। इस समय 13 मिनट हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 20 मिनट में आज का जो क्लास कंप्लीट हो जाए। कम से कम मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज आप तक पहुंचे, ठीक है। अगला जो हमारा है, एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और इस कंसेप्ट को डिराइव करने से और समय इसमें व्यतीत करने से मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको कहा कि √3.5 को 3.5 की एक रेखा खींचनी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। ऐसे सवाल आपकी एक्सरसाइज में भी अभी आगे मिलेंगे। तो देखिए इसका कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले आप 3.5 नाप का एक लाइन खींच लें। एक लाइन आपने ड्रा कर लिया, ये रोहित म्यूजिक बंद करो।
देखिए सबसे पहले हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, 3.5 अगर हमें लेना है तो देखिए अगर यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर 1 2 3, ये 3.5 हमने ऐसे इसको माप लेंगे। ठीक है, इसको हम आगे तक बढ़ा दे रहे हैं। 3.5 ये हमारा एक पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में इतनी पूरी जो है यहाँ से लेकर के इस तरह से ऐसे प्रकार को करेंगे। देखिए जितना है 3.5 का लेकर के यहाँ से इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे एक आकृति बना लेंगे, आकृति बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है सीधे इस तरह से ऐसे एक सीधा सा जो है हम एक ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये 3.5, अब हम यहाँ पर इसमें एक जोड़ेंगे, यहाँ से एक जोड़ेंगे तो एक कहीं यहाँ पर जाएगा और इन दोनों का अर्धक करेंगे, इन दोनों का अर्धक करेंगे तो इसका एक यहाँ पर +1 करेंगे। ठीक है, इन दोनों का अर्धक करेंगे तो अर्धक करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बिंदु आएगी यूँ, यहाँ पर बिंदु आई। अब इस बिंदु से जो है हम इस बिंदु से जो है इसको केंद्र मानेंगे और इतनी दूरी लेकर के इस तरह से ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक, इसको ड्रा करने के बाद जो हमारा 3.5 पर था वो देखिए इसको कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.5 अंडर रूट में हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू आती है दोस्तों। ये पहला वाला जो है ये ड्रा नहीं करना था, ये वाला ड्रा नहीं करना था। ये एक्चुअली जितना भी आपके पास है 3.5 है तो 3.5 + 1 करिएगा, उसके बाद उसका आधा लीजिएगा, आधे आधे से लेकर के इस तरह से बनाइएगा। फिर जहाँ पे 3.5 है वहाँ से ऊपर एक ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से, तो ये जो वैल्यू आएगी 3.5 होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से कुछ चीज़ों को समझते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं इसके आधार पर। जैसे अगर आपको कह दिया कि √x की वैल्यू प्राप्त कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर √x को ड्रा करेंगे, फिर यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, मतलब 1 यूनिट की दूरी बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का मध्य बिंदु ले लेंगे और इस मध्य बिंदु से इसको त्रिज्या मान करके इधर इस तरह से ऐसे ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद इस बिंदु से ऐसे लंब ऊपर तक बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो दूरी आएगी ये आएगी √x। क्या आपको बात क्लियर हो गई? यही बात हमने इसके पहले के प्रश्न में समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों ये हो गई कुछ बातें कंसेप्ट की, और आगे देखते हैं क्या कुछ आपके बुक में दिया है। वास्तविक संख्याएं अगर हैं, अगर a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, उनके बीच कुछ संक्रियाएं कराना है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ नियम दिए हुए हैं और वो बीजगणित के नियम हैं, और बीजगणित के नियम उन पर किस तरह से लागू हो रहे हैं दोस्तों, उसको आप यहाँ पर देख लें एक बार, ताकि जब आप प्रश्न हल करें तो आपको आसानी हो। तो क्या कर रहे हैं कि अगर a रियल नंबर है और b रियल नंबर है, ठीक है, अब इनके बीच क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो जैसे अगर √a है और √b है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, √ab हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, अब अगर √a है प्लस √a है तो ये क्या हो जाएगा, 2√a होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और अगर √a है प्लस √b है, दूसरे ब्रैकेट में √a है माइनस √b है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है,
आप बहुत ही स्पष्ट है चीज। जैसे a प्लस बी a माइनस बी अगर लिखा हुआ है तो ये बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला तो यहाँ पर लग रहा है। देखिए अगर ये अंडर रूट है तो अंडर रूट ए का जब स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो अंडर रूट ए, देखिए यहाँ पर ए माइनस बी की जगह अगर हम लिखते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा, ए आएगा माइनस बी आएगा। ठीक है, इसका मान तो ए आएगा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए ये बराबर ए, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी ये बराबर बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। अगला देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। जैसे अगर अगर कोई चीज़ है इस तरह से लिखा हुआ है ए अपान बी, तो ये बराबर, जैसा कि हम एक प्रश्न सॉल्व करते समय ही बता दिए थे आपको, ये अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी। अलग अलग इसको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग को एक कर दिए थे, एक में है तो अलग अलग कर दिए थे, वही चीज़ भाग वाले कंडीशन में भी करते हैं। ठीक है, तो एक और फार्मूला है ए, जैसे कि हमने बताया आपको ए धन बी ए ऋण बी, यही फार्मूला एक दूसरे तरीके से भी यूज हो सकता है। देखिए जब नंबर ही वही रहेंगे, जैसे कि अंडर रूट ए है प्लस बी है, भाई अंडर रूट ए है माइनस बी है, कुछ नहीं करना, वही ए प्लस बी ए माइनस बी वाला ही फार्मूला यहाँ पर इन्होंने लगाया है। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, तो उसका मान आएगा ए माइनस यहाँ भी है तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आपको यहाँ पर नया याद करना है, वही सब बीजगणित के पुराने फार्मूले हैं जिन पर इनकी संक्रियाओं को एक बार किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप जानते होंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ही आसान है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा या उसके पहले भी हो सकता पढ़ा हो। लेकिन अब देखिए अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, इसका होल स्क्वायर कोई कह देता है, तब वही बात तो लागू होगी ना। यहाँ पर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, यही तो होगा। ये बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर है तो ये ए ही आएगा प्लस यहाँ पे बी आएगा प्लस 2 और ये अंडर रूट ए इंटू बी। इस तरह से इसका जो संक्रिया है ये आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं। और अगर कुछ और है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर था, लेकिन अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट सी है, अगर कोई तीसरा है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देंगे। पहले का पहले से गुणा, फिर पहले का दूसरे से, फिर पहले का इससे, फिर इसका इससे, जो गुणा आएगा ऐसे लिख दिया करेंगे। तो पहला का पहले से करेंगे तो ये बराबर क्या जाएगा ए का ए आएगा। ठीक है, फिर ये बराबर ए रूट सी आएगा प्लस ये रूट ए रूट बी, तो रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है, प्लस रूट बी इंटू रूट सी, यही इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि जो भी रियल नंबर्स हैं उनकी जो उन पर जब संक्रियाएं करते हैं तो कुछ इस तरह से चीज़ें घटित होती हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दी हुई हैं। जरा सा मैं समय चेक कर लेता हूँ कि अब जो है 24 मिनट हो गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 10 मिनट में आपका यह क्लास जो है समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी तक जो भी क्लासेस हमने बनाई थी और एक तरह से आपको गति में इसलिए भी नहीं मैं लेकर के गया ताकि आप उन बारीकियों को समझें, और मैं समझता हूं कि अब तक आप उन बारीकियों को समझ गए होंगे और थोड़ा सा एक्सपर्ट भी हो गए होंगे और हल करने का आपको अभ्यास हो गया होगा। तो देखिए अब जो है हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है एग्जाम्पल 16 में। मैं दोस्तों एग्जाम्पल क्यों बार बार आपको बताता हूँ, जानते हैं क्यों?
क्योंकि एग्जाम्पल देने का मूल उद्देश्य ही यही होता है कि आपको जो भी जरूरी है, जो भी वांछित प्रश्न है, जो आपको आना चाहिए वो आपको आ जाए। दूसरी बात, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्पल वाले कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधे सीधे किताब के एग्जाम्पल आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप उस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो कुछ व्यंजक है, जैसे 5√3 + 2 + √5 दिया हुआ है, 5 + √7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 2 + √5। दोस्तों जो अभी हमने तीसरा इसका नियम बताया था कुछ उसी तरह से होगा। ये देखिए, 5 दूनी 10, पहले का पहले में गुणा, फिर पहले का दूसरे में गुणा, फिर प्लस 5√5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, प्लस अब इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। तो देखिए 2√7 प्लस इसका इसमें होगा, तो 5 7 35। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब हम अगर जोड़ना भी चाहें तो देखिए ये दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या है, आपस में कोई चीज़ जुड़ नहीं रही, तो इसको ऐसे हम एज इट इज लिखेंगे। होता क्या है ना, जैसे कि वेरिएबल वालों में आपने देखा था, समान जब वेरिएबल रहता है तब चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे होता है 3x + 4x ये बराबर 7x हो सकता है, लेकिन 3x² + 4x ये जुड़ेगा ही नहीं। अगर 3x² + 4x + 2x² है तब ये जुड़ेगा, इसका इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x² + 4x हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसी तरह से देखिए यहाँ पर इस वाले केस में भी है कि अगर अंडर रूट है, जैसे 2√5 है प्लस 3√5 है, तो ये जुड़ जाएगा, 5√5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3√7 है प्लस 2√7 है प्लस 3√7 है, ठीक है, प्लस 4√5 है प्लस 2√5 है, तब क्या होगा दोस्तों, तब देखिए √5 वाला √7 वाला √7 के साथ जुड़ेगा, √5 वाला √5 के साथ। तो देखिए 3 2 5 3 7, 3 2 5 5 3 8, तो 8√7 प्लस ये देखिए 4 2 6√5, ठीक है। इस तरह से इसका व्यंजक का जो हमने सरलीकरण किया वो ये आया। लेकिन अब चूंकि इस वाले व्यंजक का जो हमने इसका गुणा किया, फिर ये जो सरल किया, ये और ज्यादा अब सरल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, धीरे धीरे जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इसके कैलकुलेशन की भी नॉलेज होती जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ और, इसको करते हैं इरेज, फटाफट के अंदाज में आपको दिखाते हैं कि कैसे गणित को सीखा जाए कम से कम समय में। और दोस्तों अगर वीडियो कभी लॉन्ग हो जाए ना तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि समय भले वहां पर आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा या 1.5 घंटा दिखा देता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है ऐसे हो जो आपको पहले से पता हो, और बहुत सारे चीजें, जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड को मिटा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो आप जरा सा 10-10 सेकंड का बीच बीच में जब भी ऐसी एक्टिविटी आए तो आप 10-10 सेकंड का वीडियो को आगे स्किप करते रहिए, आगे बढ़ा करके देखते रहिए, तो आप बहुत कम समय में उस 1 घंटे के वीडियो को मैं समझता हूँ 45 मिनट में ही आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तरह का जो परंपरागत व्हाइट बोर्ड है उसका प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इतनी चीजें तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि बार बार कैमरे को जो है बंद करके और ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिलहाल आपकी बुक से एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे कि एक दिया हुआ है √11 - 17, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए √11 माइनस क्या दिया हुआ, 17 नहीं है, √7 है, और फिर अगले ब्रैकेट में दिया है √11 माइनस √ प्लस दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वही है a + b a - b वाला फार्मूला लगा हुआ है, मतलब फार्मूला लगाने के लिए आपको एक ऐसा कंडीशन दे दिया है ताकि आप आसानी से उस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकें।
अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, आप हल कर ले जाएंगे। लेकिन हमें जब फार्मूला पता है भैया, तो a प्लस बी ए माइनस बी ये बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है। या इसी को अगर हम दूसरे टर्म में हमने देखा था, अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। इसी तरह से तो हमने देखा था इसे, ये बराबर हो गया था ए माइनस बी। तो अगर ये हो सकता है तो देखिए, अच्छा इसको चाहे माइनस वाले को पहले लिखिए चाहे प्लस वाले को पहले लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के बीच मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो सेगमेंट है इसके बराबर है और ये जो सेगमेंट है इसके बराबर है, तो ये जो बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म इसमें 11 है और दूसरा टर्म जो है 7 है, ठीक है, अंडर रूट 7 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 7, ये बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। देखिए फटाक से आंसर आ गया बहुत जल्दी से, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि यहाँ तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप 9th क्लास में हैं और ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू, ठीक है, ये अगर आपको नहीं याद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और दूसरी बात, थोड़ा सा मैं इसका मल्टीप्लाई कर इसलिए करने जा रहा हूँ आपके सामने, ताकि जो अभी मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताया था जोड़ घटाना का, वो क्लियर हो जाए। अगर उसमें कोई दुविधा हो तो वो जो है सॉल्व हो जाए। देखिए पहले का पहले में गुणा, फिर पहले का दूसरे में गुणा, इसी पहले का दूसरे में गुणा, फिर दूसरे का पहले में, फिर दूसरे का इसमें। तो देखिए अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11, ठीक है, प्लस अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7। अब देखिए माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो अंडर रूट 17 है, 7 है और 11 है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 11। और इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 7 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7। अब हल कीजिए, देखिए 11 गुणे 11 अंडर रूट में है तो यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस, अब देखिए समान संख्या दिख रही है, देखिए अंडर रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 सतह 77 माइनस अंडर रूट 11 सतह 77 माइनस यहाँ पर 7 आ जाएगा ना, इनका कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए ये अंडर रूट 17 है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर 11 माइनस 7 बचेगा, ये बराबर 4 बचेगा। ऐसे भी आपने हल कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं किसको किसके साथ जोड़ना है, किसको किसके साथ घटाना है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम इसका इसके साथ कोई संक्रिया करा दें, ठीक है। अंडर रूट 77 का 7 के साथ हम घटा नहीं सकते, और ये ना ही अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 के साथ कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका इसके साथ कोई संक्रिया नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसका टर्म अलग है, इसका अलग है रूट वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और प्रश्न को। देखिए उदाहरण जो था, उदाहरण नंबर 16 में हमने पहला लिया था और चौथा लिया है, ठीक है। इसमें 4 प्रश्न थे, तो पहला लिया और चौथा लिया है, और दूसरा और तीसरा दोस्तों आप स्वयं से करके देखिए कि क्या आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद दोस्तों एक और 17वां प्रश्न है, 1 अंडर रूट के हर का परिमेयकरण करिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परिमेयकरण करने की बात कह रहा है। पहले तो आप परिमेयकरण का मतलब समझिए दोस्तों, ठीक है। हमारा ब्लू वाला पेन कहाँ गया, यहीं तो था। देखो मैं रेड पेन से ही काम चला देता हूँ। 1/√2 के हर यानी डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कीजिए दोस्तों। सबसे पहली बात तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में बदल देना। अब हम परिमेय संख्या किसी भी संख्या को यानी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे कैसे, तो उसके लिए हम कुछ संक्रियाएं करते हैं। जैसे इस
सवाल को हल करने से पहले मैं छोटा सा एक कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब पता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कोई भी फ्रैक्शन है 15/5 और 2/5/25 और एक और फ्रैक्शन है 45। कुछ हमने फ्रैक्शन लिए हैं। अब इनको हम सरल करने की कोशिश करेंगे कि इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म को पता करेंगे इस फ्रैक्शन का। तो जैसे देखिए 5 का जो होगा 5 5 3 जा 15 3/1। तो इसका जो सिंपलेस्ट वैल्यू है, सरलतम रूप है 3/1 है। तो ये दोनों जो भिन्न हैं, जो दोनों फ्रैक्शन है 15/5 और 3/1, ये दोनों क्या हैं? आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 225, ये बराबर होता है 225 का अगर आप फ्रैक्शन करेंगे तो, या इन दोनों को अगर आप काटेंगे तो 5 से भाग देंगे, पहले 5×25, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, और 50×25, सॉरी 5×4=20, फिर 50×25, 45/5। इसका भी सरलतम रूप आप निकाल सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा, ये 45/5 आ गया। अब इसका भी सरलतम रूप निकालिए तो 5×9=45, ठीक है, 9/1, ये भिन्न आ गया 9/1। अब देखिए क्या 225/25 बराबर 9/1 अगर है, दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं। एक इसका सरलतम रूप है, 9/1 इसका सरलतम रूप है। अब देखिए मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं कि अगर 9/1 को इस फॉर्म में लाना हो तो हम करते क्या है? तो हम सीधी सी बात करेंगे, अगर यहाँ 25 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 1 है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम देखेंगे क्या वही चीज़ हमको प्राप्त होती है या नहीं। तो 9×5=45 के 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18, 18×4=22 बटे और 25 से करना 25। देखिए वही चीज़ हमें फिर प्राप्त हो गई। तो हमने किया क्या है? हमने ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा कर दिया है, 25 25 से। और कोई भी संख्या जब उसका जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम होता है, उस कंडीशन में वो जो भिन्न भिन्न होती है उसका मान 1 आता है। अब 1 से किसी संख्या में आप गुणा करेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर 9/1 में 25/25 से गुणा किया जा रहा है, यानी किससे गुणा किया जा रहा है? 1 से गुणा किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 25/25 ये बराबर 1 है। तो कोई भी संख्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम है और आप उसका किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें तो उस संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस संख्या में वो जो नया संख्या बनकर आपको दिखाई देगा वो उसी फ्रैक्शन का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। उसके बाद भी हम एक प्रश्न को और देख लेते हैं 625/45 से, ठीक है। तो इसको भी 5 से आप डिवाइड कीजिए तो 5×9=45, 5×1 में 5, फिर 5 दूनी 10, 50×25, 125/9। क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है? देखिए 5 2 7 1 8 बन रहा, 3 से डिवाइड नहीं होगा और 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये चीज डिवाइड नहीं होगा। तो ये इसका सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप है। यानी 125 है बटे 9 है। अगर इसको इस रूप में ले जाना है तो आप ऊपर नीचे एक भिन्न से गुणा करेंगे और उसका जो है आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा। तो क्या हो सकता है? देखिए 9×5=45 होता है तो 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा और 5/5 का मान आप जानते हैं 1 होगा। यानी इसमें आप 1 से गुणा कर रहे हैं। अब 1 से गुणा कर रहे हैं तो मतलब भिन्न वही है। इसका मतलब 5/5 से गुणा अगर आप कर रहे हैं
तो इसका इक्विवेलेंट प्राप्त होगा। 6/6 से गुणा कर रहे हैं फिर भी जो प्राप्त होगा इसका इक्विवेलेंट ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर किसी भी भिन्न में एक ही संख्या से उसके अंश और हर में गुणा किया जाए एक साथ तो उस भिन्न में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके परिमेयकरण पर। अब यहाँ पर जो प्रश्न है 1/√2 उसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। 1/√2 का परिमेयकरण नहीं करना है, आप एक बार फिर से सवाल को पढ़ें और आप प्राप्त करेंगे कि आपको इसके हर का परिमेयकरण करना है, क्योंकि इसका जो हर है, हर क्या है, इसका हर है √2। इसको हमें एक परिमेय संख्या में, ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है परिमेय में। यानी अगर हम इसको, इस फ्रैक्शन को 1/√2 को अगर हम इसका इक्विवेलेंट कोई नंबर ले लें, ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर लें तो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हैं इस फ्रैक्शन का, तो हो सकता है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो परिमेय संख्या हो। अब देखिए उसको कैसे करते हैं, तो 1/√2 अगर हम अंश और हर में √2 से मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तब हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये बराबर होगा √2 अपान, देखिए √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 1/√2 इक्विवेलेंट है किसके, √2/2 के। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर पहले शुरू में क्या था, जो इसका हर था वो क्या था, अपरिमेय संख्या था, लेकिन अब इसका जो हर है वो है 2, और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें परिमेय संख्या में चेंज करना था और इसके किसको, हर को, तो हर अब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। यानी इसके हर का हमने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये तरीका है कि हर को जो है हमने परिमेयकरण किया है। यानी हर अपरिमेय संख्या थी, हमने ऊपर नीचे किसी खास संख्या से गुणा कर दिया, तो जो हमारा हर है वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। समय तो लगता है 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन मैं 42 मिनट हो गया दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे कुछ प्रश्नों को हम इस तरह सीखते चलेंगे। मैं बारीकियां जो बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कतें आती हैं कि लंबे समय तक पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन जो है उनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए मैं इतना डीप में चीज़ों को बताता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीच के कंसेप्ट आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप करके मेन एजेंडे पर आ सकते हैं। तो देखते हैं, एक दो प्रश्नों को और देखते हैं फिर आपको, जैसे कि एक प्रश्न और है 1/2 + √3। ठीक है, ये प्रश्न है, इसके भी हर का परिमेयकरण, कि हर का परिमेयकरण कीजिए, करें। ठीक है, अब देखिए इसके लिए देखिए दिमाग लगाइए क्या कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर नीचे किस ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि नीचे जो है रूट वाला पोर्शन खत्म हो जाए। जब रूट नीचे से खत्म होगा दोस्तों तभी हमें मिलेगा, नीचे जब रूट खत्म हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या अपने आप बन जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान तो यही है। तो देखिए हर में जो आपका परिमेय संख्या है इसको खत्म करना है, ये बराबर हो जाएगा गुणे 2, अगर देखिए -√3 करें अपान 2 -√3 करें, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो देखिए a² - b² का फॉर्म बन रहा है ना, तो ये बराबर 2 -√3। अब ऊपर जो है अपरिमेयकरण हो गया, उससे मतलब नहीं है ऊपर संख्या परिमेय हो चाहे परिमेय हो, लेकिन नीचे तो हमने परिमेयकरण कर लिया। देखिए 2² -3 यही तो आएगा, ये बराबर 2√3 अपान 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा,
तो ये देखिए इसका हर, अब देखिए एक आया है और एक कैसी संख्या है, इसका हर देखिए, हर एक है, यही हर है, और ये है परिमेय संख्या, यानी हमने इसका परिमेयकरण कर दिया। इस फ्रैक्शन के हर का जब परिमेयकरण किया तो हमें ये फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये प्राप्त हुआ, और इसका हर जो है एक परिमेय संख्या है। क्या ये चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आ गई? अगर चीज़ समझ में आ गई हो तो हमें आप ज़रूर बताएं, और हम देख लेते हैं आपकी बुक में इसके आगे क्या कुछ है। तो कुछ खास अभी नहीं है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को आप आसानी से आप हल कर लेंगे। अब देखिए प्रश्नावली 1.5 में क्या चीज़ें दी हुई हैं, मैं यहाँ पर एक बार हल्का सा रिव्यू आपको करा देता हूँ। अगले लेक्चर में अगर संभव होगा तो कुछ प्रश्नों को इसमें से करा देंगे, क्योंकि समय की देखिए बाध्यता, हम कोशिश कर रहे थे 30 मिनट हो जाए, लेकिन 42 मिनट हो ही चुका है। अब देखिए पहला प्रश्न है, उसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है कुछ व्यंजक दिए हैं, उनको सरल करना है, ये भी बहुत आसान है, हमने एग्जाम्पल्स में देखे हैं। और आगे तीसरा एक प्रश्न है, थोड़ा सा ये हल्का सा जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं, तो इसको मैं कल जरूर एक्सप्लेन करूंगा। कल की क्लास देखिएगा। कि कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c है और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो पाई बराबर c/d इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत है कि पाई अपरिमेय है, ठीक है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों अगर इस प्रश्न को आप देखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें, अगली क्लास। उसके बाद एक प्रश्न है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो दोस्तों इसके पहले का जो हमने संख्या रेखा वाला भी बताया था, ठीक है, कि x को हमने निरूपित करके बताया कि x है तो 1 प्लस जोड़ करके फिर उसका आधा, फिर इस तरह से वो चीज़ बता दिया हमने। और अगर कल समय मिलेगा तो इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। दोस्तों हरों के परिमेयकरण के हमने यहाँ पे 2 प्रश्न समझे हैं, और आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो अब तक कंसेप्ट बताया गया है उसके बाहर का इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1.5 में दिया हो। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्नावली को आप आसानी से सरल तरीके से आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, और कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ हम फिर से कर सकते हैं। फिर हम आगे इसके घात नियम पर चलेंगे कि वास्तविक संख्याओं पर कौन कौन से घात नियम लागू होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि बहुत सारे वंचित गरीब छात्र जो हैं, जो किसी भी बड़े कोचिंग में या ऑफलाइन बैच में कहीं शामिल नहीं हो सकते, या कोई ऑनलाइन कोर्स भी परचेज नहीं कर सकते, वो इसका लाभ उठा सकें और पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।